जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने 23 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में मैंने 1 से लेकर 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया और आज जो बचा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन पूरे आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन मिक्सचर का है। बोल रहा है एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो पूछ रहा है कि मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए एक बाल्टी है, ठीक, पहले बाल्टी ये बना लेते हैं। इस तरीके से बाल्टी है और इसमें जो है ना एक मिक्सचर है जिसमें से दूध और पानी दोनों है, यानी मिल्क भी है और वाटर भी है। ठीक, तो मिल्क का रेशियो जो दिया हुआ है 2 है और वाटर का रेशियो 1 है। मिल्क रेशियो वाटर जो है 2:1 है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा इसको हमको 1:2 करना है, तो उसमें पानी कितना मिला। तो देखिए जब भी रेशियो रहता है आपको बताते हैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल लगा हुआ रहता है। तो मान लेते हैं x है, ये भी x है। ठीक, अब इसको क्या करना है ना, मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 करना है। अब क्या है ना, मिल्क में तो कुछ करना नहीं है, 2x में कुछ नहीं करना, लेकिन हमको वाटर में बोल रहा है कितनी पानी मिलानी चाहिए। तो वाटर में पहले x पानी है, मान लेते हैं अभी k लीटर पानी मिलाएंगे। समझ में आया, k लीटर मान लेते हैं पानी मिलाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4x बराबर x प्लस k आ जाएगा। ठीक, तो k बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3x आएगा। 3x आ गया। तो आपसे यही तो पूछ रहा था बाल्टी में कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए पानी की, तो क्या आ जाएगा 3x। तो 3x मिलाया जानी चाहिए, मतलब पहले टोटल कितना था बाल्टी में, तो 2x प्लस x कितना था 3x। मतलब फिर ऐसा ही सेम मतलब कैपेसिटी का जो है ना बाल्टी का मिलाना पड़ेगा पानी, तब जाकर ये अनुपात 1:2 होगा। लेकिन ऑप्शन देखिए उसी फॉर्म में दिया हो, 1/3 बाल्टी का कितना 3x है ना, बोल रहा है 1/3। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये पूरी बाल्टी सही बोल रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी बाल्टी 3x था तो क्या आया 3x, यानी पूरी बाल्टी मिलाना पड़ेगा। ठीक, बाकी ऑप्शन 1/4 वो आधी ये सब फालतू का है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक और सवाल है। बोल रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 3x+2 और 5x+4 है और इसका परिमाण यानी पेरीमीटर दिया हुआ 44 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पूछ रहा है इसकी भुजाओं के बीच बने न्यून कोण का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, मान लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज में कुछ आपके कंडीशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है नहीं होता है। जैसे कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या होगा ना, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है। जैसे ए बी बराबर डी सी होगा और ए बी पैरेलल जो है डी सी होगा, समांतर भी होगा और बराबर भी होगा। उसी तरीके से साइड BC जो है भुजा BC बराबर भुजा AD होगा और BC जो है समांतर AD का होगा। ठीक, और आमने सामने का कोण भी जो है ना बराबर होता है। जैसे एंगल जितना B होगा उतना एंगल D होगा, जितना एंगल A होगा उतना एंगल C होगा। बस अब आपसे पूछ रहा है इसकी भुजाओं के बीच जो न्यून कोण बनता है उस न्यून कोण का मान आपसे पूछ रहा है, यानी ये एंगल पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज की भुजा दिया हुआ मान लेते हैं 3x+2 दिया हुआ है, ये कितना है 5x+4 है। ठीक, अब देखिए क्या है, परिमाप यदि हम इसका निकालते हैं तो ये भी 3x+2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x+4 हो जाएगा। अब परिमाप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 16x+12 आ जाएगा। देखिए 16x+12 परिमाप मतलब चारों भुजाओं का सम होगा, तो जोड़िएगा इतना आएगा 16x+12 बराबर जो कि दिया हुआ कितना 44 सेंटीमीटर, यानी परिमाप दिया हुआ 44 सेंटीमीटर। 16x बराबर क्या आ जाएगा 32 आएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा मेरे भाई। तो अब देखिए सभी के भुजा नहीं निकलेगा, ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6 2 8, ये 5 दूना 10 4 14, ये भी 8 ये भी 14 हो जाएगा। ठीक, ये भी 14 हो जाएगा, ध्यान से थोड़ा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
इसका मैं लिख देता हूँ, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है आधार गुने ऊंचाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक, आधार गुने ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ये याद रखिए। और दिया कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। आधार क्या है, मान लेते हैं आधार ये भुजा डीसी को आधार मान लिए। आधार 8 है ना, ये 8 आया है ना। अब ऊंचाई हमको नहीं पता, तो इसका ऊंचाई क्या करेंगे, हमें एक इस कोण ए से परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा डीसी पर डालते हैं। मान लेते हैं एम है ये परपेंडिकुलर। ठीक, अब ऊंचाई क्या है, मान लेते हैं एच ही है, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा, यानी ऊंचाई इसका आ गया 8, ये 8 आ गया मेरे भाई। अब आपसे देखिए ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल नहीं निकलेगा। देखिए ये 8 आ गया, ये 14 आ गया, तो ये एंगल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि थीटा का मान निकल जाए, साइन थीटा का यूज कर सकते हैं ना, बस वही करेंगे। अब देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये थीटा मान लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच होता है। तो पी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बटे एच कितना, 14 आ जाएगा। अब देखिए ये जो है ना, ऑप्शन के अनुसार आप चलते हैं। देखिए ये 8/14 जो है ना, ये 8/14 60 डिग्री और 75 डिग्री के बीच क्या है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 और जो है साइन 75 का मान आपको पता होना चाहिए, होता है आपका √3 - 1/2√2। मैं एक बार देख लेता हूँ, साइन 75 का मान √3 + 1/2√2 होता है, सॉरी प्लस है, ठीक है। अब देखिए ये क्या इन दोनों के बीच है मेरे भाई, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो बिल्कुल भी ये नहीं है। यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन बी पर चले जाते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब 1/2। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1/2 और 60 डिग्री का मान √3/2। क्या ये 8/14 इसके बीच है, 8/14 का मतलब क्या होगा, 4/7। लिख देता हूं मैं 4/7। मेरे भाई देखिएगा आप कैलकुलेशन करके देखिए, ये क्या है, आधा से ज्यादा है, 0, देखिए आधा से ज्यादा है, ये क्या 0.5 होता है, ये देखिए 0.35 और बचता है ये 5 × 7 = 49, ठीक ना, 0.57 आ रहा है, मतलब ये इससे बड़ा है और √3/2 से ये छोटा हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 30 और 60 डिग्री के बीच इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। देखिए एक और बहुत ही अच्छा सवाल है, बोल रहा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो पूछ रहा इसके विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर लंबाई आयत का और चौड़ाई दिया हुआ है, बोल रहा है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो मान लेते हैं चौड़ाई x होगा, तो लंबाई कितना होगा, x + 3 होगा ना। अब यदि हम इसका परिमाप निकालते हैं, आयत का, तो क्या होगा, 2 × L + B होगा ना। तो क्या आ जाएगा, 2 × L + B क्या हो जाएगा, x + 3 + x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 2 × कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 3 इतना रहना बस। अब बोल रहा है इसका परिमाप जो है क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका परिमाप तो ये निकल गया, 2 × 2x + 3 जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई का मतलब x + 3 × x इसके बराबर है, बस। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए x का मान हमको निकालना पड़ेगा। x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा +6 बराबर x² + 3x होगा ना, क्वाड्रेटिक में जाने वाला है। अब x² - x - 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, आप इसको एक साइड लेकर चले जाइए, देखिए x² + 3x है, उधर लेकर जाएंगे 4x को क्या होगा, 3x - 4x - x आएगा, फिर +6 को उधर लेकर जाएंगे -6 आ गया, बस। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, x² बराबर आ जाएगा, एक मान आएगा आपका आ जाएगा -3 और +2, ठीक, तो आ जाएगा 3 और -2 आ जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। इसको तोड़िएगा, गुणनखंड पता है ना, नहीं पता तो बोल दीजिएगा नहीं टूट रहा, तो अगले बार से हम क्या करेंगे, इसको भी तोड़कर बता देंगे। ठीक, x बराबर 3 आएगा, x बराबर 3 आएगा -2, तो माइनस वाला तो लेना है बिल्कुल भी नहीं इसको,
प्लस वाला लेना है। लेकिन आपसे पूछ रहा विकर्ण, इसका विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। लंबाई कितना आ रहा, लंबाई आ रहा आपका 3 + 3 6, चौड़ाई कितना आ रहा 3 आ रहा। तो इसका विकर्ण पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, 6 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 + 9 बराबर कितना आ रहा 45। 45 आ रहा, मतलब कि 6 से ज्यादा 7 से कम होगा। लेकिन देखिए 6 से बहुत ही ज्यादा आ रहा, 36 से बहुत ज्यादा, लेकिन 45 से बहुत कम आ रहा है, मतलब 4 कम आ रहा। तो यही इस 49 से 45 कम आ रहा है 4 में, तो 49 मतलब यही 7 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बोल रहा विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग ज्ञात करिए। तो पूर्णांक भाग आपका, एक मिनट, पूर्णांक भाग पूछा है ना, नहीं, तो पूर्णांक भाग 6 ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ध्यान से, पूर्णांक भाग पूछ रहा है, तो पूर्णांक भाग पूर्ण कौन सा, 36 तो ये ना, उसके बाद बाकी 9 जोड़ा है वो तो बाद की बात है, लेकिन पूर्णांक पूछा है। ठीक, देखिए ऐसा सवाल बहुत बार रिपीट किया है प्रीवियस ईयर पेपर में ही, फिर से आ गया। बोल रहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है, हमेशा बताता हूं कि आप कोई नियम कानून मत याद रखिए, कोई फॉर्मूला या लॉजिक, सीधा आपको ऑप्शन पर चले जाना। हमेशा बताता हूं आपको सीधे ऑप्शन पर चले जाना, इन सभी में से कोई एक को पकड़ लेना। जैसे मान लेते हैं हम 20 को पकड़ते हैं, तो 20 को पकड़ते हैं मतलब 4 और 5 होगा, यानी जो भी बड़ी से बड़ी संख्या होगा वो है 4 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन ए, देखिए 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 का डिविजिबल होना चाहिए या मल्टीपल जो बोलिए, तो नहीं ना, 90/4 करेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी देखिए, लास्ट के 2 डिजिट 90 है, 4 से डिवाइड है नहीं है ना, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन सी और डी देखिए, तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड, अब 5 से भी है, और सब जितना दिया हुआ 15, 20, 25, 45, ये दोनों ऑप्शन सभी से डिवाइड हो रहा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों में कौन सा है, 9900 है ना, तो 9900 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी होगा इसका आंसर, ये भी होगा, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा। देखिए 15 से डिवाइड मारिए, देखिए ये भी कट रहा ना, 20 से मारिए कट रहा ना, 25 से मारिएगा तो भी कटेगा, 45 से मारिएगा तो भी कटेगा, और इसमें भी कटेगा सबसे, लेकिन बड़ा से बड़ा पूछ रहा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। ठीक, देखिए एक और लंबा चौड़ा सवाल है और ये एज से रिलेटेड है, बहुत ही बढ़िया है। बोल रहा है अमन के परदादा की आयु 105 वर्ष है। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा के आयु की 1/3 है। 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दुगनी थी। तो पूछ रहा अमन और राम सिंह की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए अमन के परदादा है ना, अमन के परदादा, परदादा मतलब पी से लिख देते हैं। ठीक, इसके परदादा की आयु क्या है ना, 105 वर्ष है। ठीक, अब अमन के पिता राम सिंह की आयु, राम सिंह मैं लिख देता हूँ, राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु का 1/3 है। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 105 का 1/3 35 हो जाएगा, यानी राम सिंह की आयु 35 वर्ष है। अब बोल रहा 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दुगनी थी। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं अमन। ठीक, अमन का बोल रहा कि 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था, यानी अभी जो वर्तमान में अमन का उम्र कितना होगा, 5 वर्ष हुआ होगा, क्योंकि बोल रहा कि 5 वर्ष पहले जब जन्म हुआ था, यानी 5 वर्ष पहले 0 वर्ष का था, यानी जन्म हुआ था उस वक्त, तो अभी तो 5 वर्ष का होगा ही ना। तो 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था तब राम सिंह की माँ की आयु, अब देखिए राम सिंह की माँ की आयु, यानी ये जो है ना इसकी माँ, राम सिंह के माँ लिख देता है, राम सिंह के माँ की आयु, इसकी माँ की आयु बोल रहा राम सिंह की आयु की दुगनी थी। राम सिंह की आयु की दुगनी था, इसका 35 है, तो इसका कितना था, 70 था बस। अब पूछ क्या रहा कि अमन और राम सिंह की आयु का अंतर, अमन कितना उम्र का है, 5 साल का, और राम सिंह कितने का है, 35 साल का। इन दोनों के बीच का अंतर ही पूछ रहा, तो 35 - 5 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30 वर्ष आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, बहुत ही बढ़िया सवाल था, और देखिए कितना आसानी से कर लिए, बस पेशेंस रख के करना है।
जो जो बोल रहा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। देखिए फिर से एक आ गया और सवाल आयत का। बोल रहा है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई और परिमाप जो है 34 इकाई है तो पूछ रहा उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ एन एल इंटू बी का मान दिया हुआ 60 है और आपके सामने परिमाप भी दे दिया 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 34 दिया। तो एल प्लस बी का मान यहाँ निकाल लीजिएगा, एल प्लस बी कितना हो जाएगा 17। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, एल प्लस बी का मान 17, एल इंटू बी का मान कितना 60 है। तो इसको हम यदि फैक्टर करते हैं तो 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा ना, और 12 प्लस 5 करेंगे तो 17 आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा। तो सीधे लंबाई मान लेंगे 12 है और चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपसे विकर्ण पूछ रहा मतलब 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 और 25 169 आ रहा है ना। 169 किसका होता है 13 का होता है ना, तो 13 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था। देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1300, 4660 और 6900 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। तो पूछ रहा कि संख्या जो n होगा ना उसके अंगों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे बोल रहा को, यहाँ पर जो है ना को जैसे ही बोलेगा आपके माइंड में आना चाहिए कि HCF हमको निकालना है हर हाल में। अब कैसे निकालना है ये बताएंगे प्रक्रिया। को बोलेगा तो HCF मैं लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा आप। को बोलेगा किसी संख्या 2-4 को दे दिया जाएगा संख्या, और आपको बोलेगा को, तो क्या करना मेरे भाई HCF निकाल लेना। और से बोलेगा ना, से बोलेगा तो LCM निकालना, ठीक ना। ये 100% नहीं तो 99% ये काम करेगा। मुझे लगता है जहाँ तक 100% ये लॉजिक काम करता। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी दे ना तो क्या करना है, जितना भी संख्या एक दूसरे से पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना। बोल रहा कि समान शेषफल बचता है, समान शेषफल बचता है। तो क्या करेंगे हम जो भी संख्या दिया हुआ एक दूसरे को घटा देंगे। जैसे ध्यान रहे यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना, ऐसा नहीं माइनस में ला देना, प्लस में आंसर लाना हमेशा घटाकर। तो देखिए पहले 4660 जो है ना उसको 1300 घटाएंगे -1300, ठीक। उसके बाद दूसरा में क्या करेंगे 6900 में से 1300 घटाएंगे, ठीक। फिर एक बार और आएगा 6900 में कितना घटेगा 4660 घटेगा। अब क्या कोई घटेगा, देखिए 1300 में मत घटा दीजिएगा, 1300 माइनस 4600 या 1300 माइनस 6900 मत करना, प्लस में लाना घटाकर। तो देखिए सब एक दूसरे से घटा दिए है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, इसको घटाने के बाद क्या आएगा मेरे भाई, आपका आ जाएगा 3360, ठीक। 3300, ये 3360 आएगा, 3360। अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5600 आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 4600 घटाएंगे तो 0, ये आ रहा 4, ये आपका हो जाएगा आपका 8 में से 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। हाँ 4 10 का शून्य बाकी 1 6 2 8 1 9 4 2 6, ठीक है। अब ये जो आ गया है ना, अब क्या करना है इन तीनों का HCF निकाल लेना। तो जो HCF आएगा ना वही को पूछ रहा है ना, तो वही संख्या जो होगा इसको विभाजित करेंगे ना इन तीनों को तो सेम रिमाइंडर देगा। अब वही संख्या का योगफल निकाल लेंगे। तो इन सभी का HCF निकालिएगा तो आप निकालने के बाद क्या आएगा, इसको देख लीजिए। HCF निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, 1 मिनट, इसको कॉमन फैक्टर ले लीजिएगा। देखिए एक तो HCF आ गया, ये 0 आ गया है, एक 10 आ गया है, ठीक, कॉमन लीजिएगा। अब बचता कितना है 336, 560 और 224। इसमें क्या आएगा देखिए कितना आएगा, 124 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, 112 कॉमन ले लेंगे, हाँ 112 ही आएगा। देखिए 3 ये भी कट रहा 336, ये भी कट रहा कितना 5 बार में कट रहा है ना, 5 बार में कट रहा, फिर ये 2 बार में कट रहा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर में 112 ही है। तो 112 लिख ही देंगे, इंटू 10 तो होगा ही, 10 तो है, मतलब कितना आ जाएगा निर्दोष, 1 मिनट, 112, ठीक है 112 आ जाएगा आपका, 112 इंटू 10 आएगा तो कितना आ जाएगा
1120 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इन यही सबसे बड़ी संख्या देखिए आ गया है, जिससे हम इन तीनों में भाग देंगे ना तो रिमाइंडर सेम आएगा, एकदम सेम। तो आप जाकर देखिए, अब यही संख्या n कहलाएगा, यही पूछ रहा, तो n का अब सम पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसका जो डिजिट है ना उसका सम पूछ रहा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा मेरे भाई। यही इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया। देखिए को बोल रहा, फिर से एक बार बता देते, को बोलेगा जितना भी संख्या दे देगा, को बोलेगा मतलब समझ जाना कि HCF हमसे पूछ रहा। अब बोल रहा समान शेषफल प्राप्त होता, तो समान शेषफल प्राप्त होता है तो क्या करेंगे, जितना भी संख्या रहे 3 4 5 सबको एक दूसरे से घटाएंगे, और ऐसा घटाएंगे कि प्लस में लाने का प्रयास करेंगे, माइनस में कभी मत लाना, क्योंकि प्लस में लाना है सभी को, तो प्लस में ला देंगे, तीनों संख्या को घटाएं एक दूसरे से, जो भी नंबर आएगा इसका HCF, इन तीनों चारों जो भी नंबर आएगा इन सभी का HCF निकाल दीजिएगा, वही सबसे बड़ी संख्या होगा, जिससे भाग देंगे ना तो समान शेषफल प्राप्त होगा। और n वही जो आपसे पूछ रहा था, और इनके अंकों का योग एक स्टेप बढ़ा दिया, पूछ दिया है कि अंकों का योगफल क्या होगा, तो 4 होगा। ठीक, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा लिखाऊंगा वो जरूर आप नोट कर लीजिएगा। बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, यदि दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। यानी टोटल त्रिभुज कितना हो सकता है यदि त्रिभुज के 2 भुजा दिया हुआ तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज होने के लिए कुछ कंडीशंस होता है, और वो कंडीशंस क्या होता है ना, पहला कंडीशंस मैं जो बता रहा हूँ वो आप लिख लीजिएगा। किसी भी त्रिभुज के, जैसे एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे ये देखिए त्रिभुज है ना, अब देखिए यहाँ पर नाम दे देते हैं ABC। अब ये 6 है, मान लेते हैं ये 3 है, तो BC क्या होगा, तो BC का मान होगा, लिख लीजिएगा, किसी भी त्रिभुज होने के लिए किसी उसके 2 भुजाओं का योग जो है ना तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी त्रिभुज होने के लिए शर्त यह है, पहला शर्त, कि उसके किसी भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी 2 भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है, अंतर से छोटी। अब नहीं समझ में आया, यहां पर बता रहे, जैसे ये जो त्रिभुज की भुजा BC होगा ना मेरे भाई, ये BC होगा ना, इस AB भुजा और BC भुजा से, सॉरी AB और AC से जो है ना वो हमेशा छोटा होगा इनके योगफल से, बाकी 2 भुजा के योग। नहीं तो जो अंतर होगा ना AB माइनस AC जो है ना इससे बड़ा होगा, हमेशा अंतर से बड़ा होगा और योगफल से हमेशा ये छोटा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीजों को आप लिख लीजिएगा, बहुत ही काम देगा। नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे A के सामने स्मॉल ए, B के सामने स्मॉल बी, C के सामने स्मॉल सी। अब बता देते हैं, देखिए किसी भी A प्लस B का सम जो होगा C से बड़ा होगा, यदि A माइनस B करते हैं तो हमेशा ये C से छोटा होगा। ठीक, योगफल जो होता है तीसरी भुजा से बड़ा, और अंतर जो तीसरी भुजा से छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, BC का मान क्या हो सकता है, भुजा AB दिया हुआ, AC दिया हुआ, लेकिन BC का मान क्या हो सकता है, तो देखिए BC का मान तो ये फिक्स है आपको कि 9 से कम ही होगा, 9 से कम होगा। यानी जो BC का मान होगा मेरे भाई वो 9 से कम होगा और अंतर से बड़ा होगा। अंतर इसका कितना है, अंतर क्या है, 6 माइनस 3 3, यानी 3 से बड़ा होगा और 9 से छोटा है, यानी योगफल से हमेशा छोटा होगा और अंतर से जो होगा ना वो बड़ा होगा। अब देखिए यानी 3 और 9 के बीच में जो भी नंबर होगा वही इसकी भुजा हो सकता है। तो 3 और 9 के बीच कौन कौन सा नंबर होगा, थोड़ा सा देखिए, 9 है और ये 3 है। ठीक, क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। यानी जो BC भुजा की लंबाई ने इन 4 5 6 7 8 में से कोई भी हो सकता है। तो अब देखिए यदि हम 4 मान लेते हैं, एक पहला त्रिभुज ये बन गया जिसकी भुजा 6 3 4 है। अब 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, फिर दूसरा त्रिभुज बन सकता है ये, फिर 6 भी हो सकता है, फिर अलग से एक तीसरा त्रिभुज बन जाएगा।
बन जाएगा। फिर 7 भी हो सकता है, फिर अलग से एक त्रिभुज बन जाएगा, फिर एक 8 हो सकता है, फिर अलग से एक त्रिभुज बन जाएगा। यानी टोटल ऐसा कितना कंडीशन बनता है कि त्रिभुज बनेगा अलग अलग। तो एक त्रिभुज ये बनेगा इस भुजा से मिलकर, एक दूसरा बार ये भी बन सकता है, तीसरा बार ये भी बन सकता है, चौथा बार ये भी बन सकता है, पांचवा बार ये भी बन सकता है। मतलब टोटल कितना त्रिभुज बन रहा है मेरे भाई? 5 तरह का त्रिभुज यहाँ बन रहा है। और आपसे यही पूछ रहा है त्रिभुजों की संभावित संख्या कितनी है, तो 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा ये 5 नंबर नहीं है, 5 तरह का त्रिभुज बन रहा है इस भुजा अलग अलग डिफरेंट भुजा से। वो तो 2 भुजा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं हमको नहीं, लेकिन हमको जो फॉलो करना है रूल है उसके अनुसार हम देख रहे हैं कितना त्रिभुज बन रहा है बस। तो ये पॉइंट्स मेरे भाई आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही पूछता है। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। और ऑप्शन आपको दिया है x और z के फॉर्म में दिया, यानी y से कोई मतलब नहीं है ऑप्शन में। तो हमको इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि y को हम रिप्लेस कर दें। तो देखिए y का x% बोल रहा है, मतलब y का मतलब गुना x%, x% का मतलब x/100, और जो है बराबर है किसका, z के y% के बराबर, z के y% के बराबर मतलब y/100, बस हो गया। अब 100 देखिए कैंसिल हो जाता है, y कैंसिल हो जाता है, तो क्या आएगा, x बराबर क्या आ रहा, z आ रहा है, इसके अलावा भी कुछ आ रहा। और आपसे यही पूछ रहा था, देखिए कितना हलवा सवाल था, ठीक है ना। ऐसे ही 1 नंबर ले लिए। देखिए एग्जाम में बहुत ही पूछे जाने वाला ऐसा सवाल आप भी देखते होंगे कि किसी छात्र को कोई संख्या से गुना या भाग करने के बजाय उल्टा कर देता है, जो बोलता है उसके रिवर्स कर देता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा, जो तरीका बता रहे हैं ना उसको आप अपने पास हमेशा के लिए एडॉप्ट कर लीजिएगा। बोल रहा है एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को बोल रहा है कि 5/2 से गुना करने के बजाय क्या करता है, 2/5 से गुना कर दिया जाता है। या तो फिर ये भी बोल सकता था कि 5/2 से गुना करने के बजाय 5/2 से भाग दे दिया जाता है, 5/2 से भाग दे दे या 2/5 से गुना कर दे, सेम चीज है ना। तो यहाँ पर इसके अलावा 2/5 के गुना के अलावा 5/2 से भाग भी बोल देता, भाग कर दिया जाता है। 5/2 भाग करता है या 2/5 गुना करता है, सेम चीज है, ठीक। तो इसको हमको जरूरी था कि समझा दें, क्योंकि यहाँ पर कभी भाग दे दिया जाता है तो हड़बड़ाना नहीं, जस्ट इसका उल्टा ही करेगा जो भी करेगा। तो कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा सवाल आए ना तो सीधा जो चीज है ना कहा कितना गया था तो बोलिएगा 5/2, ये लिख देना। कर कितना दिया गलती से, तो 2/5। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख देना चीजों को। ये 5 गुने 5 क्या होगा 25, ये 2 गुने 2 क्या होगा 4 हो जाएगा। अब मान लेना मेरे भाई एक्चुअल जो संख्या था 25 था, लेकिन वो ला दिया है कितना, ला दिया 24 ला दिया। लाने को कहा गया 25, कैसे भी कहा गया गुना करने के लिए कहा गया, गुना करके लाने के लिए। लेकिन फिलहाल ये जानिए कि किसी तरीके से बोला है कि 25 लाने के लिए संख्या, लेकिन वो ला दिया 4। गलती तो किया है तो गलती कितना का हुआ, तो गलती कितना का हुआ, अंतर ले लेते हैं। अंतर कितना हुआ 21 का। अब कितने के रिस्पेक्ट में वो गलती किया था, 25 के रिस्पेक्ट में गलती किया था। कहा कितना गया था, ओरिजिनल, इसे ओरिजिनल पर ही निकालिएगा ना, नकली पर थोड़ी निकालिएगा। तो ओरिजिनल पर निकाल लीजिएगा, 25 इंटू के प्रतिशत में पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 से कटेगा, 21 गुने 4 कितना आ जाएगा 84% आ जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। जब भी ऐसा सवाल रहे कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और जो आएगा ये ओरिजिनल संख्या क्या है 5/2 था ना, तो 5/2 की जगह क्या है 25 आया। यानी 25 लाने के लिए कहा गया एक विद्यार्थी को, ला दिया 4 ला दिया गलती से, तो गलती तो हुआ। तो गलती कितना का हुआ 24 का हुआ, अंतर लेंगे। उसके बाद असल में ओरिजिनल संख्या पर निकालेंगे, ओरिजिनल संख्या कितना था तो भूल जाइए 5/2 था, कितना था 25 था, तो 25 पर निकालेंगे और प्रतिशत में पूछ रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाए। जब भी ऐसा सवाल है इसी तरीके से करना, ठीक। देखिए एक और सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये भी हमेशा पूछा जाता है। बोल रहा है एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 रुपये अधिक प्राप्त होते तो उसे 14.1/2% का लाभ होता। तो पूछ रहा घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो घोड़े का क्रय मूल्य जो है मान लेते हैं हमेशा 100%, कोई भी चीज का 100% होता है।
तो 100% मान लिया। अब बोल रहा है इस घोड़े को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, तो 8% की हानि होती है, मतलब 8% की हानि हो रहा है, 92 रुपये में घोड़ा बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस हो, ठीक। अब बोल रहा है कि उसे 14.1/2% का लाभ होता, कब, जब 1800 रुपये अधिक प्राप्त होता है उसको, तब जाकर इतना परसेंट लाभ होता। तो अब देखिए इस किस पर लाभ होगा, तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, तो 14.5% है, 14/1/2 का मतलब क्या हुआ, 14.5%, 14×8 ठीक है। अब यानी 114.5% होता, यानी इतना होता, 114 में क्या होता, वो लाभ होता, प्रॉफिट होता, यानी बेचता ये सेलिंग प्राइस अलग से, बोल रहा दूसरा कंडीशन में। तो देखिए पहला बार बेच रहा है 92 रुपया, अब बेच रहा है 114.5 में, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, अंतर हो जाएगा 8 इधर 14.5, 22.5, यानी इस 22.5 के कारण ही वो 1800 रुपया अधिक प्राप्त करना है ना। क्या बोल रहा है, 1800 रुपये अधिक प्राप्त होते तो उसे 14.5% का लाभ होता, यानी 14.5% लाभ हम बेच रहे हैं, 114.5 में बेच रहे हैं, और तब जाकर 1800 हो रहा अधिक प्राप्त, तो इनके अंतर के कारण ही ये 1800 हो रहा, बस अंतर कितना 22.5 1800। तो आपसे पूछ रहा है 100% का मान, कॉस्ट प्राइस मतलब 100 का मान, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100 का मान हो जाएगा 1800 बटे, देखिए 22.5 का मतलब क्या, 45/2, तो 45/2, 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा ना, समझ में आया। अब देखिए ये काटेंगे तो कितना आएगा, 45 चौका 180, 40 बार में कट जाएगा, 45 चौका 180, एक जीरो और बैठा दिए। अब देखिए क्या हो, 4×8 के जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, यानी 8000 रुपया मेरे भाई उस घोड़े का कॉस्ट प्राइस होगा, करे मूल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इस तरीके का जो है ये ट्रिक है ना, इस तरीके का मेथड का यूज करिएगा, ठीक। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है एक आयत के अंदर 1250 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है, अर्धवृत्त का व्यास की लंबाई के संपाती है, यानी अर्धवृत्त का जो व्यास होगा ना उस लंबाई के संपाती है, मतलब एक ही लाइन पर दोनों चीज है, व्यास भी है और लंबाई भी। तो पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आयत बना लेते हैं, एक आयत मान लेते हैं, ये बना लिए, ठीक, ये आयत बना लिए, ठीक। अब बोल रहा है इसके अंदर एक अर्धवृत्त खींचते हैं, और वो अर्धवृत्त का व्यास जो है ना लंबाई के समानुपाती होना चाहिए, मान लेते हैं लंबाई ये है, तो इस पर एक अर्धव्यास खींचते हैं मेरे भाई, कुछ इस तरीके से खींचाएगा, इस तरीके से खींचाएगा ना। अब देखिए बस, अब यहां पर क्या है ना, हाँ ठीक है, ये खींच दिया अर्धवृत्त। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r²/2 हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ 1250 पाई दिया हुआ पाई पाई कैंसिल, देखिए r² बराबर क्या होगा 2500 हो जाएगा, 1250 गुने 2 कितना होगा 2500, तो r बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 50 आ जाएगा, r आ गया 50 आ गया, ये त्रिज्या आएगा, मान लेते हैं इस सेंटर से O है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा इसका लंबाई, आयत का लंबाई यानी अर्धवृत्त का व्यास होगा, तो बराबर ये 100 हो जाएगा ना इसको 100 टोटल। अब हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, लंबाई निकल गया, चौड़ाई से मतलब है, तो चौड़ाई देखिए ये जो इसका परिधि गुजरा है, इस सामने वाले जो लंबाई इसके थ्रू गुजरा है ना, तो ये भी एक रेडियस हो जाएगा मेरे भाई, तो ये रेडियस 50 था, ये 50 था, ये भी 50 था, तो ये भी 50 हो जाएगा, तो 50 आ गया ना, चौड़ाई भी 50 आ गया। तो एरिया पूछा है ना, एरिया पूछा है आपका आयत का, ठीक, तो क्या हो जाएगा 100 गुने 50 आ जाएगा बराबर 5000, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा भाई इधर से क्यों नहीं गुजरेगा और बीचे बीच से गुजर सकता है, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं, यदि ऐसा आप गुजार दीजिएगा तो चौड़ाई कहाँ निकलिएगा, नहीं निकलेगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ से ही आपको गुजरना ही पड़ेगा और गुजरेगा भी, फिर वो वृत्त बनेगा कहाँ, फिर वो वृत्त नहीं बने, मान ली इस तो वो समझ रहे हैं ना क्या बन जाता है, तो ये नहीं बनेगा। देखिए एक और सवाल आ गया, कितना बार रिपीट कर रहा है रेशियो का क्वेश्चन, सब एक ही क्वेश्चन है। बोल रहा है संख्याओं x और y का अनुपात यानी x अनुपात y बराबर 4:5 है, यदि x का मान z से 20% अधिक है, तो पूछ रहा y का मान z से कितना अधिक होगा, यानी कितना प्रतिशत अधिक होगा, ऑप्शन प्रतिशत में दिया हुआ। तो कुछ नहीं करना, x और y का रेशियो दिया हुआ है कितना 4:5 दिया हुआ है, 4:5 लिख दिए हम, ठीक।
अब यहाँ पर बोल रहा है कि x का मान जो है ना z से 20% अधिक है। अब z का मान जो है 20% z से अधिक है x का मान, तो यानी जो z का मान होगा वो 100/120 होगा ना, होगा ना इतना। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट करते हैं तो कितना आएगा मेरे भाई, 5/6 आएगा ये। इसको काटेंगे आपका 3 2, यानी ये कितना आएगा 10/3 आ रहा। जेड का मान जो है 10/3 आ रहा। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम इस फ्रैक्शन को हटाते हैं। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और जेड का मान हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या सब सेटिस्फाई कर रहा है, x/y 4/5 आ रहा, चट्टिया 12 कट्टिया 15 आ रहा। और x का मान जो है ना 12, जेड से 20% अधिक है, 20% अधिक देखिए है ना, इसका 20% निकालिएगा कितना आएगा, 2 आएगा, 2 अधिक है ना, 10 + 2 12, बस हो गया। अब बोल रहा है कि y का मान जो होगा ना वो z से कितना % अधिक होगा, z से कितना % अधिक होगा, तो क्या होगा, अंतर ले लेंगे इसका, अधिक पूछ रहा ना, अधिक के केस में क्या लेते हैं, छोटा वैल्यू जो है ना वो नीचे लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 2 बार में, ये 50 हो जाएगा, मतलब 50% अधिक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से एलसीएम और एचसीएफ का वही सवाल आ गया, बोल रहा है 36 और n के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 180 है, तो n का मान पूछ रहा। इन दो संख्या दिया हुआ, पहली संख्या 36 और दूसरी संख्या n, इन दोनों का लघुत्तम और महत्तम दे दिया आपके सामने, तो नहीं निकलेगा। एक फार्मूला में बताएं कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ये फार्मूला रट लो मेरे भाई, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, इतना होता है। तो एक संख्या क्या दिया हुआ है 36 दिया हुआ, दूसरी संख्या क्या है n दिया हुआ, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ कितना 9 है और 180 हो गया, काम तमाम, 9 चौका 80 हो जाएगा, 4 बार 45 बार में काटेंगे, 4 45 180, तो n बराबर क्या आ जाएगा 45। और आपसे यही पूछ रहा था n का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। साथियों देखिए एक और सवाल है, और आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है। जो भी स्टूडेंट्स भाई बहन इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये सवाल जो बताने वाले हैं ना, ये सिर्फ एनटीपीसी नहीं पूछता है, बल्कि एसएससी भी ज्यादातर पूछता है इस सवाल को। हम ऑप्शन के माध्यम से पता किए हैं, बहुत बार हम प्रैक्टिस तो बहुत किए हैं, तो ऑप्शन के माध्यम से पता चल गया क्वेश्चन एसएससी भी पूछती है। बोल रहा है यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोले को 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है, तो पूछ रहा सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही मजेदार सवाल है मेरे। देखिए इस तरीके का सवाल बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ तरीका क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मुझे एक बात याद आता है, मेरा दोस्त था एक, उसको जब हम पूछे कि एक रुमाल में कितना कोना होता है, उसने कहा 4 कोना होता है। फिर मैंने कहा यदि एक कोना को हम कट कर देते हैं, तो उसने फटाक सा जवाब दे दिया कि 3 कोना बचेगा। सोचिए एक रुमाल में, हंसी आता है, एक रुमाल में 4 कोना होता है, एक कोना यदि कट कर देते तो मेरे भाई 5 कोना हो जाता है ना। तो उसी तरीके से इस गोला है ना, गोला को जब हम कट करते हैं तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी की बजाय वृद्धि हो जाती है, ये चीज है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम गोला बना लेंगे। अब इस गोला को जूम करिएगा, 3D है, या तो आप फुटबॉल या फिर बॉल जो होता है ना गेंद, उसको जूम करिएगा। अब क्या करना है कि 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा, यानी त्रिज्यीय तलों द्वारा इस तरीके से, एक त्रिज्यीय तल ये है और दूसरा त्रिज्यीय तल ये है, और ये सेंटर है, ठीक। इसके द्वारा 4 समान भागों में कट गया। देखिए काटा जाता है, 4 समान भाग में कट गया, 1 2 3 4, ठीक। अब बोल रहा है इसके सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसका पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल S दिया हुआ, पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 4πr², 4πr² कितना दिया हुआ, S दिया हुआ, बस। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहले का क्या हो जाएगा, पहले एक गोला, इसका 1/4 है, 1/4 क्षेत्रफल। अब देखिए इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, देखिए ये है ना, ये है। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो ये क्या है, गोले का 1/4 है, गोले का 1/4 है ना, गोले का 1/4 क्षेत्रफल है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है ना, इसका 1/4 मतलब बड़े वाला की 1/4 क्या हो जाएगा, πr² होगा, यानी इसका जो है
क्षेत्रफल जो है ना वो पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर एक और पाई आर स्क्वायर जुटेगा। कौन जुटेगा पता है? ये वाला भी जुटेगा ना, इसका ये हुआ टोटल पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक और पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, कितना एक का है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा ऐसा कितना 1 2 3 4 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे मेरे भाई, तो 8 पाई आर स्क्वायर आएगा। अब बोल रहा है कि इसके एस के टर्म में बताना, तो 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू एस है, तो 8 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 2 टाइम से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एस हो जाएगा बराबर 2s हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ये समझ में आया? फिर से एक बार बता दें, देखिए एक गोला था, ठीक, वो 3D था, आपको पता है, उसको हम क्या किए, 4 बराबर भागों में 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा काट दिए। अब एक जो मिला है, एक आप इमेजिन करिए फल का ये टुकड़ा है, ठीक, ये क्या होगा, टोटल के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, इसका एरिया होगा ना 1/4, उसके बाद तो बचा भी तो ये है ना, ये बचा है ना, ये ऐसा थोड़ा कि ये नहीं लीजिएगा, ये भी लेना पड़ेगा ना, तो इसका क्या होगा, ये भी 1/4 होगा, ये टोटल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना, इसका 4 भाग पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर ही होगा मेरे भाई, ये भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक का क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसी तरीके से 4 वो है तो 8 पाई आर स्क्वायर, तो एस के फॉर्म में लाना है तो इसका डबल है तो 2s हो जाएगा बस। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।